ओके, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं तुम लोग से पूछते जाऊंगा, तुम लोग को मुझे आंसर देना है, जरा ध्यान से। कैन यू जस्ट टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग? अभी तुम लोग, अभी इंटरेक्शन रहेगा आराम से, मेरे को बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। हेलो, इन लेमैन लैंग्वेज इफ आई आस्क यू कि कॉस्टिंग का मतलब बताओ, हाउ विल यू डिफाइन? एस्टिमेशन नहीं, कॉस्टिंग मतलब थोड़ा और सोचो, एंटीसिपेशन एंड स्पेकुलेशन का मतलब रहेगा। इफ आई से कॉस्टिंग को अगर किसी को बताना हो कि कॉस्टिंग का मतलब क्या, इन सिंपल वर्ड्स कोई बोलो जरा रॉन्ग, एक हाथ बार और ट्राई मारो जरा, देखो आ जाएगा शायद। Propose the estimated cost of making a product. नहीं, कॉस्टिंग इट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, इट इज नॉट नेसेसरी इट इज प्रपोज, इट कैन बी एक्चुअल, इट कैन बी प्रपोज। ओके, सो व्हेन आई से, बट स्टिल इट इज ट्राई, वो सही था, बट इट कैन बी प्रपोज और इट कैन बी एक्चुअल, बिकॉज अगर ईयर के एंड पे किया तो वो एक्चुअल का कॉस्टिंग हो गया, और ईयर के बिगिनिंग में किया तो प्रपोज का कॉस्टिंग हो गया। सो कॉस्टिंग इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। जैसे कि हम भी कोई चीज खरीदते हैं, या फिर मान लो हम शॉप पे जाते हो, तुम बोलते कि इसका कॉस्ट अपने को इतना तक रहेगा तो चल जाएगा करके, तो हम लोग के दिमाग में कैलकुलेशन करके चलते कि इतना कॉस्ट रहेगा तो चलेगा, या तो सिंपल है। मैं अगर तुम लोग को सिंपल बताऊं, तुम लोग मूवी देखने गए, तो मूवी देखने गए तो टिकट का इतना खर्चा हो गया, और खाने पीने का तो आपने खाना पीना खाया उसका इतना खर्चा हो गया, और वॉट एवर ट्रांसपोर्टेशन का इतना हो गया। व्हेन यू जस्ट टेक द टोटल कि अपना टोटल खर्चा कितना हुआ, दैट प्रोसेस इज नथिंग बट कॉस्टिंग। Cost means expense. In costing is nothing but calculation of cost. Cost means expense in layman language, I can say, and costing nothing but calculation of cost. Now the second question arises. हम लोग हमेशा चैप्टर शुरू करते हैं तो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। Now मेरे को पता ना, when I say marginal, marginal का मतलब क्या रहेगा इंडिविजुअली? If I ask you, what is the meaning of marginal? बोलो। इजी है, अगेन थोड़ा सा सोचो, गलत रहेगा तो भी चलेगा, आंसर तुम लोग दोगे, बिकॉज जब तक तुम बोलोगे नहीं पता नहीं चलेगा। बोलो। Sort of profit which will be getting after cutting off all the costs. नहीं, have you heard about, I think you must have heard about marginal in 12th examination, utility में diminishing marginal utility, शायद आपने कभी सुना रहेगा। I can say marginal is nothing but variable, like I can tell you मार्जिनल का मतलब होता है वेरिएबल। यू कैन जस्ट राइट विथ मी, तो अपने को थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। मार्जिनल का मतलब होता है वेरिएबल, जस्ट राइट विथ मी, वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल दैट आल्सो वी विल डिस्कस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है कि अगर मैं 1 यूनिट बनाता हूं तो माई कॉस्ट इज 10 रुपीज। इफ आई प्रोड्यूस 1 यूनिट एक्स्ट्रा, दैट इज एक्स्ट्रा 1 यूनिट, अगेन आई विल हैव टू स्पेंड 10 रुपीज करके। सो ये 10 रुपया जो बढ़ रहा है ना एक एक यूनिट का, दैट इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट, और आई कैन से वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और आई कैन से वेरिएबल करके। अच्छा, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज वेरिएबल करके? ओके, सो आई कैन गिव यू एन आइडिया। अपना जो कॉस्ट होता है ना, अपना जो कॉस्ट होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, द फर्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट, सेकेंड वन इज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड देयर इज वन मोर थिंग जिसको अपन डिस्कस करेंगे, चलो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट करके, पॉपुलरली नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सी बिकॉज आप आंसर देते जाओगे तो आई विल हैव एन आइडिया कि अपने को और उसके ऊपर कहाँ कहाँ पे बात करनी है करके। ओके, तो मैं तुमसे ही पूछेगा, तो उसमें इतना टेंशन नहीं लेने का, बताने का, गलत हो सही हो मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरे को बस आपसे रिप्लाई चाहिए। अच्छा, कैन समवन प्लीज टेल मी डिफरेंस बिटवीन दीज टू करके? या तो एग्जाम्पल है तो वेरिएबल फिक्स का, लेमैन लैंग्वेज, जैसे आप अपने फ्रेंड से और बात कर रहे हैं, वेरिएबल फिक्स बोलो। Variable increases per unit and fixed is example electricity. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी वेदर इट इज फिक्स्ड और वेरिएबल, थिंक अपॉन इट। Production का जो होगा that would be variable, but office premises का fixed. चलो ठीक है, थोड़ा सा फिर भी राइट था वैसे, बट स्टिल अगर मैं कुछ चीजें एक एग्जांपल के थ्रू से बोलूं, यू विल हैव आइडिया कि तीनों में डिफरेंस क्या है। काफी सिंपल है। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, वेरी मतलब चेंज होना। सो वेरिएबल कॉस्ट इज समथिंग विच चेंजेस, एंड फिक्स इज समथिंग जो चेंज नहीं होता करके। फॉर एग्जाम्पल क्लास की बात करते हैं। अगर आप क्लासेस में एडमिशन लोगे, आई होप यू अंडरस्टैंड, इफ यू टेक एडमिशन इन क्लासेस, तो आपको मान लो टेक्स्ट बुक दिया जाएगा, लेट अस अज्यूम आपको एक टेक्स्ट बुक दिया जाएगा या फिर एक बैग दिया जाएगा। बैग वगैरह नहीं देते, बट मैं बोल रहा हूं करके कि आपको टेक्स्ट बुक प्लस बैग वगैरह दिया जाएगा। उसका कॉस्ट 300 रुपीज है पर स्टूडेंट।
वन स्टूडेंट को हम लोग 300 रुपये का कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, एक स्टूडेंट और आएगा, इफ देर इज वन स्टूडेंट तो 300 रुपये का ही खर्चा होगा। सपोज देर आर 2 स्टूडेंट्स तो सर 600 रुपये का खर्चा होगा। लेट अस से देर आर 10 स्टूडेंट्स तो सर एक को 300 रुपये का खर्चा ना, तो 10 के लिए 3000 हो जाएगा। इट मीन्स आई एम सेइंग ये वाला जो कॉस्ट है ये यूनिट्स के साथ बढ़ रहा है, यूनिट्स बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ रहा है। सो दिस कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच वेरीज और चेंजेस विद प्रोडक्शन करके। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घर पे हो और अपने घर से आप शॉप पे जाते हो किसी, और शॉप पे जाके आपको बिस्किट्स खरीदना है। तो अगर आप बिस्किट्स खरीदोगे तो एक बिस्किट जो आता है ना, एक पैकेट, वो 10 रुपए का आता है। तो अगर एक पैकेट खरीदोगे तो 10 रुपया देना पड़ेगा, 2 पैकेट्स खरीदोगे तो 20 रुपीज देना पड़ेगा। सो ये जो 10 रुपीज है, 20 रुपीज है ना, ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। आई कैन से वेरिएबल कॉस्ट का मतलब चेंजेस विथ आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है यूनिट्स, प्रोडक्शन। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। कंपनी का एग्जांपल दूं ना, तो कंपनी के लिए एग्जांपल में क्या आ जाएगा, कंपनी के लिए एग्जांपल में आ जाएगा आपका ये, कंपनी के लिए एग्जांपल वुड बी हियर इफ आई राइट अबाउट एग्जांपल दैट वुड बी मटेरियल एंड लेबर। आई होप दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू फॉर यू, स्टिल आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अगर अपन पेन बनाता है, आई होप यू अंडरस्टैंड, पेन के लिए जो प्लास्टिक लगता है, एक पेन के लिए 10 रुपए का प्लास्टिक लगता है एक पेन के लिए, 2 पेन के लिए कितने का लगेगा, 20 रुपीज का। ऑब्वियसली मोर यूनिट्स मोर प्लास्टिक, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। लेबर का भी सेम जाता है, लेबर को एक यूनिट के लिए 10 रुपया देते, 2 यूनिट बनेगा तो 20 रुपया देंगे ना, सो दैट इज लेबर कॉस्ट जनरली। सो जनरली वी से मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट इज समथिंग विच इज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, एक चीज मैं और लिख देता हूं, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन पर यूनिट। मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन पर यूनिट। सर ये नहीं समझा, तो एकदम सिंपल है। तुम लोग सामने एक आइसक्रीम खरीदने जाते हो, तुम लोग सामने एक आइसक्रीम खरीदने जाते हो तो तुमको 10 रुपया देना पड़ता है। तुमने 2 आइसक्रीम खरीदा तो कितना देना पड़ा सर, 20 रुपीज देना पड़ा। तुमने 5 आइसक्रीम खरीदा तो 50 रुपीज देना पड़ा। देखो अंडरस्टैंड करो, आइसक्रीम्स बढ़ रहा है, क्वांटिटी या तो आउटपुट बोलो वो बढ़ रहा है, तो कॉस्ट भी तो बढ़ रहा है, इसलिए ये वेरिएबल है, बिकॉज ये चेंज हो रहा है। देखो चेंज हो रहा है करके। लेकिन अगर मैं 5 आइसक्रीम का 50 बोलता हूं तो एक का कितना, आई कैन से आई पेड 50 रुपीज टू शॉपकीपर फॉर 5 आइसक्रीम्स, सो फॉर 1 आइसक्रीम आई पेड 10 रुपीज ओनली। तो इधर भी 1 यूनिट के लिए 10 रुपया दिया, इधर भी 10 दिया, इधर भी 10 दिया। तो अनलेस देयर इज एनी डिस्काउंट, आई कैन से मेरे जेब से 10 रुपया जाएगा 1 यूनिट के लिए। सो दैट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन पर यूनिट। 1 यूनिट का वो सेम रहेगा करके। अच्छा, अब मैं क्या बोलता है, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट। So, what is fixed cost? I can say remains constant irrespective of output. Remains constant irrespective of output. एग्जाम्पल के तौर पे आपका आ जाएगा रेंट करके। एक एग्जाम्पल काफी, देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स, या तो सुपरवाइजर सैलरी, बहुत सारी चीजें मैं लिख सकता हूं। अभी यहां पे मैं एग्जाम्पल दूं, लोकल एग्जाम्पल, ये आपका घर है, ये आपका घर है। आप घर से ना एक शॉपकीपर के पास आइसक्रीम खरीदने जाते हो तो आप रिक्शा करके जाते हो। आप रिक्शा करके जाते हो ना, तो रिक्शे का आपका कितना लगता है, लेटर से 20 रुपीज का वो मीटर डाउन होता है, तो 20 रुपीज पे करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, इट डजंट मैटर वेदर यू बाई 1 आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम्स और 5 आइसक्रीम्स, यू हैव टू पे दैट रिक्शा वाला 20 रुपीज ओनली। तो आपका आउटपुट, आप आइसक्रीम कितना लेके आते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। रिक्शा वाला बोलेगा मैंने आपको इतने डिस्टेंस तक छोड़ा है, आपको 20 रुपया देना पड़ेगा। तो मैं जब ये शॉपकीपर के पास जा रहा था तो मेरे यूनिट से फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे आइसक्रीम के यूनिट से मेरे को तो उसको 20 रुपया देना पड़ेगा। तो ये आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वाला कॉस्ट कौन सा हो गया, फिक्स इस केस में। या तो चलो अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, अपनी फैक्ट्री है, तो अपने फैक्ट्री के अंदर क्या होता है सर, अपने फैक्ट्री के अंदर यूनिट्स बनता है। अभी आपने फैक्ट्री को रेंट पे ले लिया, अगर आप में बिजनेस सेंस की बात करता है, यू टुक 1 फैक्ट्री ऑन रेंट। अगर फैक्ट्री को अच्छे से बनाओ तो वैसे वो ऐसा बनता है, you took 1 factory for rent, you have to pay 10,000 as your rent. अब आपको शॉपकीपर थोड़ी बोलेगा तुम 1 यूनिट बनाओ या 2 यूनिट बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, you have to pay 10,000 irrespective of units. How many units you produce, you need to pay 10,000, so it is constant, remains constant. तो ये constant रहता है irrespective of unit करके। अच्छा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन इसके अंदर ये जो मटेरियल लगता है और लेबर लगता है, इस पे फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा यूनिट बनेगा उतना ज्यादा कॉस्ट जाएगा मटेरियल और लेबर का करके। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल। यूनिट के साथ जिसका कनेक्शन है ना, दैट इज वेरिएबल, और यूनिट्स के साथ जिसका कनेक्शन नहीं है, दैट इज फिक्स्ड। अच्छा, चेंजेस विद आउटपुट। अच्छा, यहां पे अगर मैं लिखूंगा,
अगर मैं एक चीज और ऐड करूं दैट वुड बी बेटर, अगर यहाँ पे चेंजेस विथ आउटपुट या तो चेंजेस विथ आउटपुट में ब्रैकेट में एक चीज यहाँ पे लिख सकता हूं प्रोपोर्शनेटली। सर ऐसा क्यों लिखा प्रोपोर्शनेटली, अभी समझेगा जब मैं इधर आएगा करके सेमी वेरिएबल पे आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट एज टू ये रेंट फिक्स है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता है वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट ये आगे जाके आपको काम आएगा, रिमेन्स कांस्टेंट in total, which is very important. This discussion will help you in future when we take the decision. You just need to remember this thing कि सर वेरिएबल कॉस्ट आपका पर यूनिट में सेम रहता है और आपका जो फिक्स कॉस्ट होता है ना वो टोटल में सेम रहता है करके। ओके फाइन, फेयर इनफ। कैन समवन गिव मी एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल? अच्छा, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो इसके अंदर वेरिएबल में और फिक्स में वैसे कि सर ये वाला पार्ट बोलो या फिर ये वाला पार्ट बोलो करके वापस, इफ एनी डाउट करके। हालांकि इट इज अ बेसिक बट स्टिल इफ यू जस्ट वांट टू नो समथिंग। ओके, नेवरदलेस tell me, can you just give me some example of semi variable cost? Maintenance. Can you just elaborate वो कैसे करके, if I ask you कि क्यों मतलब like it is required for to prevent the deterioration of building, and afterwards additional also is required. Like for some period of time it is fixed and then it varies, like depend upon the maintenance. अच्छा चलो ठीक है, आई कैन टेक दैट एग्जाम्पल बट आई विल गिव यू बेटर एग्जाम्पल सो दैट कंसेप्ट विल बी क्वाइट क्लियर करके। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेमी का मतलब क्या होता है? पार्टली। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से सेमी वेरिएबल इट मींस पार्टली वेरिएबल। सो एक कॉस्ट अगर पार्टली वेरिएबल है तो ऑब्वियसली बचा हुआ पार्ट फिक्स रहेगा। सर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलेगा, देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के तौर पर आई कैन राइट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल मैं दूंगा भी तुम लोग को। टेलीफोन बिल मैं समझाऊंगा क्यों करके। देन चलो अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं ये भी समझाऊंगा ये क्यों करके। देन मैं समझाता हूँ ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा भी बिल जो रहेगा। लेट्स टेक एग्जांपल सो दैट आपको समझ में आएगा। चलो सबसे पहले इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। शायद ये दो तो आपको कभी प्रोफेसर ने दूसरे भी दिए रहेंगे। दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, ऑटो रिक्शा का अभी समझो मैं क्या बोलता है। तुम अपने घर से निकलता है, हालांकि अभी तो निकलना अलाउड नहीं, बट मान लो तुम लोग निकलता है घर से बाहर। ये हो तुम घर से बाहर निकलते, तुम लोग ऑटो रिक्शा में बैठता है, ये ऑटो रिक्शा है मान लेने का। अब मीटर डाउन होता है, आपको समझते हैं मीटर डाउन होता है तो कितना रुपए देना पड़ेगा सर? वंस मीटर इज डाउन यू नीड टू पे 20 रुपीज। लेटर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ₹20। वंस मीटर इज डाउन यू नीड टू पे 20 रुपीज। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट डजंट मैटर तुम कितना किलोमीटर जाता है, तुम 1 किलोमीटर जाओ या उससे पहले ही उतरो। मान लो 1 किलोमीटर तक 20 रुपीज है। आप रिक्शा में बैठे और तुरंत उतर गए तो भी 20 तो देना ही पड़ेगा। तो ये पोर्शन क्या है? फिक्स्ड। लेकिन आप रिक्शा में बैठे थोड़ा ज्यादा ट्रैवल किया तो आपका रिक्शा का बिल कितना आ गया? 30 रुपीज आ गया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड जो 30 रुपीज है ना, इसमें से जैसे ही आप रिक्शा में बैठ गए ना, कितना रुपया पक्का देने का था आपको? जैसे ही आपने रिक्शा में बैठ गए थे आपको 20 रुपीज वॉज फिक्स्ड, कितना देना ही था करके। बट बिकॉज आपने जो ट्रैवलिंग किया ना इट वॉज क्वाइट ज्यादा, वो 20 रुपीज से थोड़ा बियॉन्ड गए आप, तो आपको 10 रुपए और ज्यादा देना पड़ा। ये आपके हाथ में था, ये नहीं देना पड़ सकता था, आपने ज्यादा ट्रैवल किया इसीलिए। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये जो पक्का फिक्स हो गया था वो फिक्स कॉस्ट है, जैसे ही आपने रिक्शा में बैठे करके। अच्छा नहीं समझा तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल करके। अच्छा आपने टेलीफोन का कुछ एक सब्सक्रिप्शन लिया है, टेलीफोन बिल की बात करते, मोबाइल की बात करते, मोबाइल। अभी तो ऐसा नहीं होता बट पहले के जमाने की मैं बात करता है करके, अभी तो अनलिमिटेड। लेकिन लेट्स टेक वन एग्जांपल कि 500 रुपीज का एक प्लान लिया है मंथली, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 500 रुपीज का मैंने एक मंथली प्लान लिया, ये 1 महीने का है। आई नीड टू पे दिस, तो मेरे को इतना देना ही पड़ेगा हर महीने। तो सर ये क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया, ये देना ही है हर महीने रेंटल। और मेरे को एक बेनिफिट मिलता है, जब मैं 500 रुपया देता है ना, मेरे को वो जो कंपनी है ना, कोई भी एक कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, इट गिव्स मी 500 मिनट्स। बोलता है तुम 500 रुपया देके यू कैन टॉक फॉर 500 मिनट्स करके। ओके लेकिन ऐसा है कि अगर मैंने 400 मिनट के लिए बात किया ना, स्टिल आई हैव टू पे 500। मैंने 0 मिनट के लिए बात किया, स्टिल आई हैव टू पे 500। ये तो जाने ही वाला है करके, वेदर मैं मोबाइल पे बात करूं ना करूं। लेकिन वंस माई यूसेज इज 600 मिनट्स, लेट से मैं बोलता हूं मेरा यूसेज 600 मिनट है, मैंने ज्यादा बात कर लिया करके, इन दिस केस माई बिल वुड बी लेट से 600 रुपीज। सामने मैंने 600 रुपए का बिल भेजा, मैंने बोला 600 का क्यों भेजा? तो उसने बोला
500 रुपया तो फिक्स था आपका, हर महीने आपको देना था, लेकिन आपने 100 मिनट ज़्यादा यूज़ किए ना तो उसका मैंने 100 रुपया भेजा है। तो ये जो 100 रुपीज़ है ये मिनट्स की वजह से है, ये आउटपुट में चेंज आया इसलिए ये बढ़ा है करके। सो दिस इज नोन एज वेरिएबल, जो मिनट्स बढ़ने की वजह से बढ़ा बियॉन्ड 500। और ये तो आप 500 मिनट्स बात करो ना करो, ये तो देना ही था यहाँ पे 500 रुपीज़ का वैसा। अगेन सो यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया कि मैं क्या बोलना चाहता है करके। ये अपने को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा वैसे आगे जाके। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस, विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। आई गिव यू एग्जांपल, मैंने किस किस चीज का एग्जांपल दिया सर? ऑटो रिक्शा का दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का दे दिया, नहीं टेलीफोन का दिया। इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसा ही होता है। कभी कभी कैसा होता है, अगर मैं आपको समझाऊं, आपको अगर पता होगा अपना जो घर होता है ना उसमें जो बिल कैसे आता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो अपने घर का एक मीटर कहीं पे लगा होता है। उधर क्या होता है, जैसे अपने व्हीकल में कैसा होता है, डिजिट्स आगे बढ़ता है तो पता चलता है इतना किलोमीटर के लिए गाड़ी चला करके, वैसे ही अपने घर में आप जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे ना उतना डिजिट्स आगे बढ़ेगा। लेटर से भी 10 यूनिट्स लिखा हुआ है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया ना 1 महीना तो लेटर से डिजिट्स पहुंच गया 30 यूनिट्स। इससे क्या पता चलेगा सर, बिगिनिंग में 10 यूनिट्स था और यहाँ पे 30 हो गया तो 20 यूनिट्स का कंजम्पशन हुआ है। ऐसा मीटर का रीडिंग भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी वाला एक पर्सन आता है और वो चेक करता है। तो सर आपने 20 यूनिट कंज्यूम किया और मान लो इलेक्ट्रिसिटी वाले का रेट है कुछ तो एक्स अमाउंट का, लेटर से 20 यूनिट इंटू वो 2 रुपीज़ चार्ज करता है, 2 रुपीज़ लेटर से, तो आपका 40 रुपीज़ का बिल आएगा। लेकिन बिल खाली 40 रुपीज़ का नहीं आएगा, प्लस वो लोग को बिल प्रिंट कराना पड़ता है, उनका आदमी आया, उनका आदमी गया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस अकाउंटिंग के जो रहते हैं वो मिला के वो लोग, और जहाँ पे मीटर लगा हुआ है ना वहाँ का आपको रेंट भी देना पड़ता है। तो ऐसा मिला के कुछ 20 रुपया तो हर महीने का फिक्स है जो आना ही आना है करके, तो बिल 60 रुपये का आता है टोटल। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप गांव में जाके रहोगे, आपने मीटर बंद कर दिया तो सर यूसेज नहीं होगा। सर यूसेज नहीं होगा मतलब ये 40 रुपया नहीं आएगा, बराबर है, लेकिन फिर भी एडमिन वो बिल प्रिंट तो हुआ है, वो बिल प्रिंट हुआ, एक पर्सन रीडिंग करने आया था, वो वापस गया, उनके एडमिन चार्जेस, और जहां पे मीटर लगा हुआ है आपने भले ही इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं किया, मीटर जहां पे रखा है उधर का रेंट तो देना पड़ेगा। तो सारा मिला के 20 रुपीज का बिल तो आएगा ही आएगा। कभी एक ट्राई करना, गांव में चले जाओगे, स्टिल यू विल फाइंड कि बिल जीरो कभी भी जिंदगी में नहीं आएगा। दे विल सेंड समथिंग कि इतना अमाउंट तो है ही करके, तो वो फिक्स अमाउंट तो रहेगा ही। तो उसमें समझ में आता है बिल में एक पोर्शन रहता है जो पक्का फिक्स है और दूसरा पोर्शन होता है वो अपने यूसेज के ऊपर आता है। तो जो पोर्शन फिक्स्ड है कि पक्का आने वाला है दैट इज पार्टली फिक्स्ड एंड बचा हुआ इज पार्टली वेरिएबल करके। ओके, सो यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया सर। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एट द एंड ये वेरिएबल हो जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा। मैं आपको सिखाऊंगा भी कि सर इसको डिवाइड कैसे करते 2 पार्ट में। देयर इज वन फॉर्मूला एंड लॉजिक ऑल्सो जो हम लोग देखेंगे। अभी के लिए मैं बोल सकता हूं मेरे लिए इसका मतलब सर कॉस्ट के 2 ही पार्ट है, वेरिएबल एंड फिक्स, बिकॉज सेमी वेरिएबल के भी एट द एंड 2 ही पार्ट हो जाता है। सो 2 पार्ट्स ही बच जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। तो सर आई कैन से दैट कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, एग्जैक्टली। नाउ अंडरस्टैंड दिस। नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट? सर सिंपल है, वी से सेल्स, देन वी से माइनस कॉस्ट एंड यू गेट प्रॉफिट। एग्जैक्टली। बट ये है ना, ये वाला टेक्निक हेल्प नहीं करता है किस चीज में? डिसीजन मेकिंग में। सर क्यों नहीं हेल्प करता है? आई विल टेल यू। अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, यू विल हैव आइडिया व्हाई दिस टेक्निक और दिस स्टेटमेंट डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। दिस स्टेटमेंट डज नॉट हेल्प अस इन डिसीजन मेकिंग। व्हाई? दैट यू विल अंडरस्टैंड। यू योरसेल्फ विल टेल मी कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो हम क्या बोलते हैं, देयर इज वन चैप्टर विच इज इंट्रोड्यूस्ड दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करने का? सिंपल है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को निकालने का। कॉस्टिंग मतलब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ विच कॉस्ट? सर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब कौन सा कॉस्ट सर? वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होता है 1 यूनिट बनाने के लिए। एग्जैक्टली। सो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है कि वेरिएबल कॉस्ट को अलग से निकालो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ आई डिवाइड दिस इंटू 2 पार्ट्स, इफ आई डिवाइड दिस इनटू, ये जो कॉस्ट होता है वो बोलता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसमें से वेरिएबल को अलग कर दो। तो आपको समझ में आता है अगर मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर देगा देन व्हाट विल रिमेन इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट। इफ आई एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग इफ आई सेपरेट वेरिएबल कॉस्ट, ऑटोमेटिकली बचा हुआ फिक्स्ड हो जाएगा। ओके सर, ऐसा करने से क्या होगा? अभी स्टेटमेंट कैसे बनेगा? तो यू विल से सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यू विल गेट सम आंसर जिसको एक नाम दिया जाएगा
देन यू विल गेट सम आंसर, देन यू विल गेट प्रॉफिट करके। एग्जैक्टली वैसे किसी को याद हो तो मैं आपको लॉजिक भी देगा इसको क्या बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। अच्छा क्या बोला जाता है आप बताओगे, मैं लॉजिक बताऊंगा क्यों बोला जाता है करके। किसी को याद है सेल्स माइनस वेरी कंट्रीब्यूशन, चलो तो इतना अपने को, हाँ एग्जैक्टली, so this is known as contribution, fair enough, so we have this thing, so finally we got this, which will be helpful for what, decision making, decision, we are going to take many decisions, many मतलब बहुत सारे decisions लेने वाले हम लोग, आपकी रियल लाइफ से भी उसको कनेक्ट करेगा। सो व्हाट वी डिड इज कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया अभी। एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज डिस्कस। व्हाट इज सेल्स इज नथिंग बट जो पैसा आएगा। नाउ व्हाट हाउ व्हाई डू वी से दिस एज कंट्रीब्यूशन, ये अपना डिस्कशन है जो हम लोग करने वाले हैं। एंड अच्छा और आगे बढ़ेंगे करके, ओके। सो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेट्स स्विच हियर और थोड़ा सा मैं आपको और आइडिया देता हूं, जरा सुनते जाना। अब मैं क्या बोलता हूं मालूम है, लेट मी टेक वन एग्जांपल सो दैट अपने को एक आइडिया आ जाएगा, ओके। और फिर मैं आपको थियरी लिखाऊंगा सारा, बट अभी खाली सुनते जाना, पहले लॉजिक समझते जाना। ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, क्लासरूम में ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट को हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं सर, बैग प्रोवाइड करते हैं, और इस क्लासरूम का हमें क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। और हम लोग को ये बच्चा क्या देता है, अच्छा ये स्टूडेंट हमें क्या देता है, फीस देता है, ओके। सो सबसे पहली चीज समझना और मेरे को ये बताना, स्टूडेंट अपना बिजनेस क्या है, क्लास चलाने का बिजनेस है। मुझे बताना, अभी तुम स्टूडेंट नहीं हो, अभी तुम कौन हो, क्लास के ओनर हो मान लो। सो फॉर यू ये तीनों में से सेल्स क्या रहेगा, फीस, जो काफी इजी क्वेश्चन है, बट आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड सो दैट आई विल हैव एन आइडिया तुम एंगेज्ड हो कि नहीं। तो आई कैन से सर जो सेल्स रहेगा वो 500 रुपीज है। हमने कुछ एक छोटा सा क्रैश कोर्स लॉन्च किया, लेट अस से 5 डेज का या 10 डेज का, कुछ भी एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जहां पे हमने बोला बच्चों को आपका फीस रहेगा 500 इस कोर्स के लिए। उन्होंने बोला ठीक है, और बच्चे जब एडमिशन लेंगे तो हम उनको बैग देंगे। अब मुझे बताना ध्यान से, जितना मैंने आपको बताया है, बैग का कॉस्ट फिक्स्ड माना जाएगा या वेरिएबल, वेरिएबल एग्जैक्टली। तो सब लोग ने आंसर दिया वेरिएबल। क्यों, बिकॉज सर एक बच्चा रहेगा, फॉर वन स्टूडेंट इट इज 3, लेट अस से कॉस्ट इज कितना मालूम है बैग का, चलो मैं लिख देता हूं वेरिएबल, आपने बोला तो वैसे वेरिएबल कॉस्ट विच इज 300। सो व्हाट गोज इनटू माय पॉकेट, जो आपने बोला कंट्रीब्यूशन, is 200, okay, contribution is 200. Now understand this, why it is variable cost, which is quite easy. सर एक बच्चे को 300 रुपए का बैग देना पड़ेगा, एक और बच्चा आएगा तो और 300 रुपए का बैग जाएगा, मतलब as number of students increases my this cost will also increase in that proportion only, same proportion में बढ़ेगा। जितने बच्चे बढ़ेंगे उतना कॉस्ट उसी proportion में बढ़ते जाएगा करके, बच्चे डबल हो जाएंगे तो कॉस्ट भी डबल हो जाएगा वेरी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है जो बच्चों के साथ चेंज होगा करके, दैट इज वेरिएबल मतलब चेंजेबल, ओके। नाउ व्हाई डू वी से कंट्रीब्यूशन, सर इसको कंट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, काफी इजी है, अंडरस्टैंड। जब भी एक बच्चा एडमिशन लेता है, अंडरस्टैंड दिस, जब भी एक बच्चा एडमिशन लेता है, भले वो मुझे 500 रुपीज का नोट देता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग 500, द हेल्प which he is providing in my business, the help which he is providing in my business is not a 500, because once he pays me 500, against that immediately मेरा 300 रुपए का कॉस्ट भी लग जाता है। तो actually one student takes admission in my class, for me I can say he is contributing 200 rupees and not 500 rupees, even though it is a sales, but on the spot 300 रुपए का खर्चा होता है बैग का, तो मेरे जेब में तो खाली 200 ही आता है। तो जब एक बच्चा एडमिशन लेता है तो वो मेरे बिजनेस में 500 का कंट्रीब्यूशन नहीं करता, वो सेल्स है, लेकिन मेरे बिजनेस में कंट्रीब्यूशन खाली वो जो करता है, जो हेल्प करता है, दैट इज ऑफ 200 ओनली, ओके। तो समझ में आ गया, नहीं तो अगर लॉजिक नहीं समझा तो भी अपने को पता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी ऑलवेज से कंट्रीब्यूशन करके, ओके। नाउ इफ आई टॉक अबाउट रेंट, देयर इज नो पॉइंट टू डिस्कस, यू ओनली टोल्ड मी सर इट इज अ फिक्स कॉस्ट। तो सर अगर क्लासरूम की कैपेसिटी 50 स्टूडेंट्स की है, सो एक बच्चा बैठेगा तो भी रेंट उतना ही जाएगा, दो बच्चे बैठेंगे टिल 50 स्टूडेंट्स, वो खर्चा उतना ही रहेगा करके। तो मैं बोलता हूं रेंट कितना है सर, ये, और ये क्या है सर, पर मंथ है। ये जो रेंट है ना, ये पर मंथ है आपका रेंट। मैं देखो क्या बोलता हूं, ये पर मंथ का है,
PM लिख देता हूँ मैं, और ये फुल फॉर्म है पर मंथ, और ऊपर का डेटा किसका था सर? 1 स्टूडेंट का था। अच्छा, अब मैं काफी इजी क्वेश्चन पूछूंगा जो इंटर का ही है, बट स्टिल देखते हैं आप आंसर देते हो कि नहीं। इफ आई आस्क यू कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स शुड टेक एट, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको बोलता हूं, वेदर डू यू नो दिस टर्म और नॉट, आपको पता है बट फिर भी मेरी इच्छा हुई कि एक बार पूछ लूं करके। बोलो, सुना है आपने ये वर्ड? मीनिंग बोलो, मीनिंग हाउ डू यू इंटरप्रेट? Contribution is equals to fixed cost. अच्छा, अदर वे राउंड और क्या बोल सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब? Where I have no profit, not loss. एग्जैक्टली, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, मतलब बोथ आर राइट ऑब्वियसली, बट मैं ये बोलता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। मतलब अगर हम किसी बिजनेस में पैसा डालेंगे ना, तो हम लोग पहले ये सोचते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि इस पे ना कंपनी को प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो भी चलेगा। प्रॉफिट नहीं हो रहा है चलेगा बिजनेस शुरू करने से, लेकिन लॉस भी नहीं होना चाहिए। फिर एक इस पॉइंट के बियॉन्ड कंपनी को प्रॉफिट होगा, और इस पॉइंट से अगर कम बच्चा है तो लॉस होगा करके। फर्स्ट आई वांट टू आइडेंटिफाई द पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिससे मुझे पता चले बैच रन भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे पता चलना चाहिए कितने बच्चे मिनिमम आने चाहिए, तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। सो डेटा इज देयर विथ यू, कैन यू जस्ट टेल मी how many students should take admission so that there won't be any I will on no profit no loss situation will be there, ना profit कमाऊंगा ना loss होएगा। बताओ, how many students should take admission for that matter? 5, exactly 5. I hope you understand how come. I can say that, understand, जब एक बच्चा आता है तो वो मेरे को 500 रुपीज देता है, बट अगेंस्ट दैट 500 I pay him 300 रुपीज का बैग, सो आई कैन से दैट एक बच्चा मेरे को 200 रुपीज देता है। अच्छा, लेट अस अज्यूम फिक्स कॉस्ट हम लोग एक बैंक में से पे करते हैं, लेट अस अज्यूम, तो वो इमेजिन करने के लिए इजी रहेगा। देयर इज अ बैंक जिसमें से अपन फिक्स कॉस्ट पे करता है। अब अंडरस्टैंड करना, अब मैं ये बोलता है ये बैंक में से अपने को फिक्स कॉस्ट कितने का पे करने का है? 1000 का। तो इन ऑर्डर टू पे दिस पहले 1000 रुपीज आना तो चाहिए। तो आई कैन से अगर 1000 रुपीज का फिक्स कॉस्ट लैंडलॉर्ड को अपने को देना है जिससे अपने रेंट पे लिया है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड 1000 रुपीज अपने को चाहिए, इतना चाहिए फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो सर एक बच्चा कितना देता है? सर 200 रुपीज, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इनटू हाउ मेनी स्टूडेंट्स शुड टेक एडमिशन सो दैट मेरे पास आई कैन से इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने चाहिए कि मेरे पास 1000 रुपये आ जाए। क्यों आना चाहिए? फिक्स कॉस्ट पे कर दो जिससे मैं, तो आई कैन से सर 5 बच्चे, वाई? बिकॉज अगर ये 1000 डिवाइड बाई 200 हो जाएगा, अपोजिट साइड पे जाएगा। सो वंस 5 स्टूडेंट्स टेक एडमिशन आई कैन से दैट नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन राइज हो जाएगा। चलो प्रूफ के साथ एक बार मैं बना देता हूँ तो अपने को एक आइडिया आ जाएगा। खाली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट अस से 5 स्टूडेंट्स, if 5 students take admission, what is going to happen? सर एक बच्चा 500 रुपया देगा। I hope you understand. If I calculate, one student will pay me 500, so 5 students will pay me 2500. Okay sir. Then एक स्टूडेंट को बैग 300 रुपीज का जाता है। सर देर आर 5 स्टूडेंट्स, तो कितने का बैग जाएगा? आई कैन से 300 इंटू 5 बैग जाएगा तो 1500 का खर्चा हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आई कैन से सर 1000 रुपीज मेरे को आएगा। मैंने शॉर्टकट में बोला भी था सर 200 रुपया एक से मिलता है, तो 5 लोगों से कितना मिलेगा वैसा। और सर उसका हम लोग क्या पे कर देंगे? फिक्स कॉस्ट पे कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? निल आ जाएगा। और ये जो निल आंसर आया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। And understand this, at break even point your contribution is equal to fixed cost. Why sir contribution is equal to fixed cost? Because profit nil कब आएगा? Profit nil तभी तो आएगा ना जब जितना पैसा बैंक में जमा हुआ उतना पूरा चलेगा, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। Whatever amount got deposited we paid that much. अपने पास कुछ भी नहीं बचा बैंक में, तो 1000 आया और 1000 गया। So at break even point I can say that my contribution is equal to fixed cost करके exactly। अच्छा, अब कुछ चीजें आने वाली है जो मैं आपको समझाऊंगा। एक चीज अच्छा कुछ चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। फ्यू टर्म्स यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू करके। देन वी विल राइट थियोरी ऑफ दिस, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो नाउ कैन आई सी दैट सर, आपको जब मैंने पूछा कि सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फॉर्मूला क्या रहेगा मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का? इट इज, अच्छा मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट, देन देर इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देन देर इज TS, दैट इज टोटल सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है सर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन लिखा है पर यूनिट। सर ये कैसा है? अभी तो अपन ने निकाला, अगर आपको पता रहेगा। व्हाट यू डिड इज सर x इंटू 200 दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, इतना आना चाहिए कि 1000 रुपीज फिक्स कॉस्ट का आ जाना चाहिए अपने को पे करने के लिए। तो आपने क्या किया सर, इधर लेके गए। तो देखो ये फिक्स कॉस्ट एंड देन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और भी बहुत सारे मेथड है मार्जिनल कॉस्टिंग में, बट अभी के लिए मैं आपको पहले बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। नाउ हम लोग हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और नहीं आया तो वो लॉजिक वाला चीज यूज करेंगे। बट नाउ वी विल जस्ट बाय हार्ट वन फॉर्मूला कि एट ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट, अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो आंसर क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा एक चीज और सर, ये ब्रेक इवन पॉइंट किस में निकाला गया है? तो फर्स्ट इन यूनिट्स। हमने आंसर जो निकाला वो स्टूडेंट्स का आंसर आया था, तो इन यूनिट्स में आंसर निकाला है। ठीक है नाउ अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता है, देखते कितना जल्दी तुम लोग को आंसर आता है, तो मेरे को पता चलेगा कि यू आर गेटिंग इट और नॉट करके। मेरे को बताओ 5 की जगह पे 6 बच्चे एडमिशन लेते हैं, व्हाट विल बी माय प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 5 इफ आई टेल यू, जस्ट एक सेकेंड। अच्छा तो मैं ये बोल रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ 5 स्टूडेंट्स इफ 6 स्टूडेंट्स टेक एडमिशन, यू अंडरस्टैंड दैट कि सर इस पे तो सर पे हो गया था ना फिक्स कॉस्ट, तो भी एक बच्चा आएगा तो उससे 200 रुपया मिलेगा। ही इज गना पे मी 500 बट अगेन दैट आई विल इनकर 300, तो मेरे पास 200 रुपया आएगा। एंड इज देयर इन नीड टू पे फिक्स कॉस्ट? नहीं सर, वो तो ऑलरेडी पे हो गया था अदरवाइज। ओके अच्छा एक चीज और, एक बार मैं बस वो लिख देता है, फिर अपन डिस्कस करते हैं उसको और खत्म करते हैं। If 8 students take admission, can you just tell me if 8 students take admission, can you just tell me the amount of profit? 600. 600 which is quite easy, but फिर भी चलो मैं एक फटाफट लिख देता है 500 into this, तो एक बच्चा 500 रुपीज देगा, तो into 8 कितना हो जाएगा सर 4000। Then I would say sir 300 रुपीज का बैग है एक को, तो 8 लोगों को कितना देंगे बैग? 8 into 300, my cost would be 2400. What I would get is 1600 in my pocket. Then I need to pay fixed cost of 1000, and then I will get sir 600 rupees. सर आप बोलोगे आपने बहुत लेंदी कैलकुलेशन किया, you will say that you did a very lengthy calculation, there was a shortcut. क्या शॉर्टकट था? आप ऐसा बोलोगे सर वी वर अवेयर ऑफ दिस कि सर जब 5 स्टूडेंट्स आते तो वी पे फिक्स कॉस्ट ना, सो आई कैन से अगर मैं इंक्रीमेंटली देखूंगा तो बियॉन्ड 5 जो भी बच्चे आएंगे तब मुझे फिक्स कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा बोलूंगा जब 5 बच्चे, अभी 3 बच्चे आएंगे तो कितना लेके आएंगे पैसा? 8 बच्चे आए थे ना, तो ब्रेक इवन के ऊपर कितने आए थे? आई वुड से 3 बच्चे आए थे ब्रेक इवन के ऊपर, और ये लोग ने कितना पैसा लाया रहेगा सर? 500 एक ने लाया तो 1500 लाया, लेकिन उनको 300 का बैग भी तो दिया, तो 900 का बैग भी गया। 300 into 3 आई गॉट कितना सर 600। ये शॉर्टकट भी था। कैसा था? एक बच्चा 200 रुपया लाता है तो 3 बच्चे कितने लाएंगे? 600 आई वुड से। Okay, and sir, is there any need to pay fixed cost? No, there is no need to pay fixed cost. Why, sir? Because it is already paid when 5 students came. Now 3 students are coming. There is no need to pay fixed cost because it is already paid. It means I can say that beyond break even point, जैसे जैसे एक बच्चा आते जाएगा वो 200 रुपया मेरे लिए प्रॉफिट होता जाएगा सीधा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी पे कर दिए 5 बच्चों पे। तो 3 बच्चे आ गए तो आई वुड से 3 into 200, जो 600 आया वही मेरा प्रॉफिट हो गया। देयर इज नो नीड टू पे फिक्स कॉस्ट, तो यही मेरा प्रॉफिट हो गया। दिस एंड दिस इज इक्वल करके। सो व्हाट इज कंक्लूजन? आई कैन सी दैट एट ब्रेक इवन पॉइंट आई कैन से contribution is equal to fixed cost, and here I can see that contribution is equal to profit. Whatever contribution is there, that would be your profit because fixed cost is already paid at break even point करके। Okay, so these are the conclusions. Now let me just change few things, और मैं आपको पूछता है तो मेरे को आइडिया आएगा कि वो कितना क्लियर है करके। ओके अच्छा अदर वे राउंड, चलो मैं ऐसा पूछता है, ध्यान से देखते कितना क्विक तुम्हारा आंसर आता है। आई वॉन्ट टू अर्न 800 रुपीज का प्रॉफिट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई वॉन्ट कि इतने लोग एडमिशन लेने चाहिए। आई नीड 800 रुपीज का प्रॉफिट। कैन यू जस्ट टेल मी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन लेना चाहिए? कितना? 9। ओके क्या किया एक बार बताएगा? वैसे राइट आंसर, बट स्टिल द प्रोसीजर व्हाट यू डिड करके, मतलब शॉर्टकट। सो सर मतलब कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट तक का तो क्लियर था कि मतलब जितने स्टूडेंट आएंगे। हाँ हेलो बोल। सो लास्ट में अपने 100 मिलेगा।
So अगर रिवर्सली जाएंगे तो 1800 अपना होएगा 800 plus 1000 1800 डिवाइड बाय 200 दैट इज 9 स्टूडेंट्स. एग्जैक्टली अदर हाँ मतलब वैसा एक रिवर्सल में जाएंगे तो अभी मेरे पास जगह नहीं तो मैं वैसा नहीं बता रहा लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ मेरे बैंक में मेरे को क्या चाहिए देखो आई नीड टू पे 1000 रुपीज एज अ फिक्स कॉस्ट then after paying fixed cost I need profit of 800 so I can say that in this case I need 1800 rupees in my bank account. I can say I need 1800 rupees in my bank account even after paying fixed cost I need 800 का profit ना तो I can say this is nothing but I need contribution this much contribution I need 1800 रुपए का कंट्रीब्यूशन और एक बच्चा कितना देता है सर 200 रुपया देता है तो सर अगर एक बच्चा 200 रुपया देता है तो आई कैन से इन दिस केस 1800 रुपया चाहिए तो कितने बच्चों से आएगा तो एक्स अज्यूम करेगा तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट यू विल डू इज 1800 डिवाइड बाय 200 व्हाट यू विल डू इज 1800 डिवाइड बाय 200 तो यू विल गेट आंसर 9 करके वही वो उसने बोला तो क्या नहीं से अगर ये मैंने जो पूछा आंसर आपने क्या दिया शायद 9 स्टूडेंट्स दिया ये क्या है सर टोटल सेल्स मैंने ये पूछा कि सर अगर मुझे 800 रुपए का प्रॉफिट कमाना है कितने बच्चे आने चाहिए मतलब टोटल कितने बच्चे मेरे पास आने चाहिए टोटल में तो 9 बच्चे आने चाहिए करके ओके सो आई कैन जनरेट वन फॉर्मूला ऑल्सो आई कैन से दैट अगर मुझे टोटल सेल्स निकालना है व्हाट विल बी माई फॉर्मूला विल बी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज समथिंग विच वी डिड अगर आप देखोगे तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये दोनों ऐड किया यू गॉट टोटल कंट्रीब्यूशन देन यू डिवाइडेड बाय 200 विच इज नथिंग बट आपका कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट था वो करके अच्छा सो ये एक बेसिक चीज क्लियर हो गया नाउ इफ आई आस्क यू अदर वे राउंड ध्यान से देना आंसर इजी है वापस इफ आई वॉन्ट टू अर्न 200 रुपीज का प्रॉफिट ध्यान से सुनना इफ आई वॉन्ट टू अर्न 200 रुपीज का प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कितने बच्चे आने चाहिए मैं टोटल बच्चे नहीं पूछ रहा हूं इफ आई वॉन्ट टू अर्न 200 रुपीज का प्रॉफिट ब्रेक इवन के ऊपर कितने बच्चे आने चाहिए 1 एग्जैक्टली 1 तो व्हाट यू डिड आपने सीधा बोला सर ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट पे हो जाएगा और एक बच्चा कितना रुपया लाएगा सर 200 रुपया लाएगा और ये मैं बोल सकता हूँ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन एक बच्चा 200 रुपया लाएगा सर फिक्स कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो ब्रेक इवन पे दे दिया है तो वही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा सर फॉर्मूला क्या बन जाएगा इन दिस केस सो सर इन दिस केस फॉर्मूला वुड बी व्हाट इन दिस केस फॉर्मूला वुड बी क्वाइट सिंपल आई वुड से प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने क्या किया सर 200 रुपए का प्रॉफिट कमाना है एक बच्चे से 200 रुपया मिलता है अगर मैं ये बोलता कि सर 400 रुपए का प्रॉफिट कमाने का है अगर मैं ये बोलता यू वांट टू अर्न 400 रुपीज का प्रॉफिट तो आप क्या करते थे सर 400 रुपीज कमाने का है एक बच्चा 200 रुपया देता है तो 2 स्टूडेंट्स आने चाहिए बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट 2 बच्चे आने चाहिए सो आई होप दिस बेसिक फॉर्मूलाज आर क्लियर करके एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स नाउ व्हाई डू वी से दिस एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों बोलते हैं अंडरस्टैंड दिस व्हाई डू वी से दिस एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं आपको ये बोलता हूं आपके पास 8 बच्चे आएंगे इफ आई टेल यू दैट 8 बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं और आपको पता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट 5 पे होता है इट मीन्स यू कैन से यू आर सेफ by how many students by margin of 3 students you are safe it means ये 3 बच्चे नहीं भी आएंगे तो इतना इंपैक्ट नहीं होगा आपको लॉस नहीं होगा हाँ पर जैसे ही आप इस पॉइंट पे आ जाओगे ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा कि अभी ब्रेक हो रहा है मतलब अभी ऐसा है कि इसके नीचे लॉस हो जाएगा तो इधर लॉस शुरू होता है इधर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होता है और इसके आगे प्रॉफिट शुरू होता है तो यू आर सेफ बाय दिस बिकॉज यू आर अर्निंग प्रॉफिट इट मींस यू आर सेफ इन दिस बिजनेस एंड यू आर सेफ बाय दिस मार्जिन 3 बच्चों के मार्जिन से आप सेफ हो जिससे आप प्रॉफिट कमा रहे हो अगर ये 3 बच्चे गए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आप ब्रेक इवन पे आओगे और उसके नीचे फिर लॉस शुरू होगा सो आई होप यू गॉट दिस सो आई कैन से दैट फॉर टुडे दिस मच इज ओके आई विल इवन बाय हार्ट मैं आपको करवाऊंगा कि इसके लिए ये लिखने का इसके लिए ये लिखने का और डिनोमिनेटर सेम होता है करके इवन मेरा और एक डिस्कशन है वैल्यू वाला जो हम लोग कल करेंगे एज सच आज के लिए इतना हम लोग काफी करेंगे ये नोट्स में आपको या तो मैं पीडीएफ में भी दे दूंगा या तो अगर आपको लिखना रहेगा तो स्क्रीन चलो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसका यू कैन राइट एट योर एंड बट अभी मत लिखो मैं बोलूंगा इसके आगे भी कुछ एक्सटेंशन आने वाला है देन वो मैं लिखाऊंगा आपको कैसे लिखना है आपको करके एज ऑफ नाउ डन फॉर द डे थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जस्ट रिवाइज दिस एक रिवाइज मत करो चलेगा वो तो मैं करा ही देगा दैट्स इट डन फॉर द डे थैंक यू
ओके, सो जस्ट पे अटेंशन, अभी जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ एक बार जस्ट शॉर्ट रिविजन कर देन वी विल प्रोसीड विद दिस करके, ओके। एंड इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल एज एन व्हेन यू सेट फॉर द लेक्चर, अगर लेक्चर 1 घंटा है या फिर उससे ज्यादा का, इट इज प्रेफरेबल वो पानी का बॉटल लेके बैठने का, तो आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा, ओके ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। व्हेन आई से मार्जिनल कॉस्टिंग, सर व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग मींस कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग मींस कैलकुलेशन ऑफ खर्चा निकालना। सर कौन सा खर्चा निकालना? मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब कौन सा होता है सर? वेरिएबल। तो भी वेरिएबल क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको ये बताया था सर कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये थोड़ा स्पीड में रहेगा, इनिशियल 5 to 10 मिनट्स, थोड़ा रिवीजन है इसीलिए। सर कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है सेमी वेरिएबल। सर व्हाट इज द डिफरेंस? जो कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज होता है ना, दैट कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल सर मैंने दिया था मटेरियल और लेबर। अगर आप एक पेन बनाओगे तो लेबर को 10 रुपए देना पड़ेगा, 2 पेन बनाओगे तो 20 रुपीज देना पड़ेगा। सो एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस योर कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज, सो दैट इज समथिंग विच इज चेंजेस, ये चेंज होता है। व्हाट इज फिक्स? सर नाम ही बताता है, फिक्स मतलब रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे रेंट। सर आप फैक्ट्री में 1 यूनिट बनाओ 10 बनाओ फर्क नहीं पड़ता, 1 महीने का रेंट फिक्स हो गया है करके, ओके ठीक है। अगर मैं एग्जांपल अगेन और भी देने जाऊं, आपके घर पे जो खाना खाया जाता है वो वेरिएबल कॉस्ट, जितने लोग रहेंगे उतना खाना खाया जाएगा। लेकिन आपके घर का मान लो आप रेंट पे रहते हो, तो आप 2 लोग रहो या 1 लोग रहो, रेंट तो उतना ही जाएगा घर का, विच इज अ फिक्स कॉस्ट करके। लोग बढ़ने से रेंट नहीं बढ़ने वाला, लेकिन यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि लोग बढ़ने से खाना खाने का खर्चा बढ़ेगा करके। अदरवाइज वी नो दिस नाउ, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज फिक्स। देन देयर वाज अ डिस्कशन अबाउट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। एट द एंड उसका एक पार्ट वेरिएबल बनता है, एक पार्ट फिक्स बन जाता है। तो हमें ये समझ में आता है कि सर जो वेरिएबल है वो इधर जाएगा, जो फिक्स है वो इधर जाएगा। सो एट द एंड तो 2 ही पार्ट है, वेरिएबल एंड फिक्स। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सर एज एंड व्हेन वी कैलकुलेट प्रॉफिट, व्हाट इज द फॉर्मूला और व्हाट इज द मेथड दैट वी यूज। तो अपन ऐसा बोलते थे सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट मिलता है। सर सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट मिलता है, लेकिन दिस स्टेटमेंट इज नॉट हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। बाय बिकॉज कॉस्ट का डिटेल में बाइफरकेशन नहीं है। जो भी स्टेटमेंट डिटेल में होता है ना, दैट हेल्प्स अस फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इन दिस केस आई वुड से सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं मैंने ये भी बताया था। देन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट विच विल हेल्प अस फॉर डिसीजन मेकिंग करके। कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा वो तो भी आगे ही पता चलेगा। देन आई टुक वन एग्जांपल। अच्छा तो प्रीवियस पेज में मैंने ये बताया था कि आपको कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, वेरिएबल अलग फिक्स अलग करके। अच्छा उससे अपना ये डिस्कशन हो जाता है करके, ये क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, ये वाला डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या रहेगा सर? एक स्टूडेंट है मान लो, जिससे हम लोग कितना रुपया फीस रिकवर करेंगे 500, लेकिन ये बच्चे को कुछ अपने को स्टेशनरी वगैरह देना पड़ेगा, लेटर से बैग देना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक देना पड़ेगा, ऑल दैट स्टफ। इन दिस केस आई वुड से उसको 300 का हम लोग देंगे। इन दैट केस मेरे को 200 रुपया मिलेगा, भले बच्चा मेरे को 500 रुपीज देगा, बट आपको समझना चाहिए इवन तो वो बच्चा मुझे 500 रुपीज देगा, मैं उसको ऑन द स्पॉट 300 रुपए का बैग भी तो देगा, तो मेरे जेब में 200 ही आएगा। तो जब भी मेरे बिजनेस में या फिर मेरे क्लास में एक बच्चा एडमिशन लेता है, मेरे को दिमाग में क्या आता है, एज एंड व्हेन वन स्टूडेंट्स टेक एडमिशन आई कैन से दैट ही इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग 200 रुपीज ओनली, बिकॉज 300 का ऑन द स्पॉट खर्चा भी तो है। देन देयर इज वन रेंट विच इज फिक्स्ड करके। ये क्या है सर? पर मंथ है, 1 महीने का रेंट है मान लो। फिर मैंने आपको ये पूछा था सर कितने बच्चे आएंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और जिस पॉइंट पे ना कंपनी प्रॉफिट कमाता है ना लॉस कमाता है, द पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, मतलब नील आएगा, प्रॉफिट भी नहीं लॉस भी नहीं, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं करके, ओके। इन दिस केस देन हमने ये डिस्कशन किया था सर एक बच्चा 200 रुपया देता है, मेरे को बैंक अकाउंट में कितना रुपया चाहिए सर? 1000 रुपीज। वाई डू आई नीड 1000 रुपीज टू पे फिक्स कॉस्ट करके? मेरे को फिक्स कॉस्ट पे करने के लिए 1000 रुपीज चाहिए, और एक बच्चा 200 रुपया देता है, तो कितने बच्चे आने चाहिए? देन वी डिवाइडेड की x मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो 1000 डिवाइड बाई 200, तो यू गॉट द आंसर 1000 डिवाइड बाई 200। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? हमने ये डिस्कशन कर लिया था, जस्ट रिविजन। अपना फॉर्मूला बन गया था सर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 200। 1000 डिवाइड बाय 200 करोगे तो 5 आ जाएगा, विच इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। देन मैंने कंक्लूजन भी लिखा दिया था, एट ब्रेक इवन पॉइंट योर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। व्हाट डज दैट मीन सर? बिकॉज प्रॉफिट नील कब आएगा? तो ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि सर प्रॉफिट कब नहीं लाएगा? जब आपका फिक्स कॉस्ट जो रहेगा ना उतना ही आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, तभी तो ये आंसर नहीं लाएगा करके। सो देन आई टोल्ड यू कि सर एट ब्रेक इवन पॉइंट ये नहीं लाने के लिए क्या रहेगा सर? योर कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट करके। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था सर ये तो 5 बच्चों का केस है ना, ठीक है, अगर मेरे पास 6 बच्चे आते हैं और एक बच्चा एक्स्ट्रा आता है तो क्या होगा सर? एक बच्चा एक्स्ट्रा आएगा तो क्या नहीं देना पड़ेगा सर?
फिक्स कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, खाली उसको बैक देना पड़ेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, रेंट देने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक बच्चा ज्यादा एडमिशन लेता है 5 के ऊपर तो मेरे को 200 रुपए का प्रॉफिट होएगा, बिकॉज वो मेरे को 200 रुपया देगा नेट 200 रुपया देगा, विच विल बी माई प्रॉफिट ओनली। इफ आई टेल यू मेरे पास 8 बच्चे आते, तो मैंने बोला था सर 5 के ऊपर कितने आते, 3 बच्चे आते, तो सर 3 बच्चे मिलके मेरे को 600 रुपया देंगे। कैसे? एक बच्चा 200 देगा तो 3 बच्चे मेरे को 600 देंगे। देयर इज नो नीड टू पे फिक्स कॉस्ट बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज ऑलरेडी पेड एट ब्रेक इवन पॉइंट। इन दिस केस आई से दिस इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या होता है सर? कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, बिकॉज आपने जो भी पैसा कॉन्ट्रीब्यूशन में कमाया वही अपना प्रॉफिट इसलिए हो गया बिकॉज फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी पेड है ब्रेक इवन पॉइंट पे। ओके, देन आई टुक की टोटल 8 वगैरह वैसा करके, तो इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों बोलते हैं? बिकॉज 5 पे ब्रेक इवन हो रहे हो और फिर भी आपके पास बच्चे 8 आ रहे, तो 3 बच्चे एक्स्ट्रा आ रहे जहां पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, इट मींस यू आर सेफ बाय दिस मार्जिन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देन एक इक्वेशन क्रिएट हुआ था, ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स करके। मेरे को बस देखना है तुम लोग को कितना याद है। तो मैं क्वेश्चन पूछेगा, तीनों में से कोई वो तुम लोग में से कोई भी एक जन आंसर देने का, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कल का ही क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर का। मेरे को अभी सिंपल क्वेश्चन है, ये डेटा आपके सामने रहेगा। आई विल आस्क वन वेरी इजी क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू अर्न 800 रुपीज, नहीं 800 तो शायद पहले भी था, कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। आई वॉन्ट टू अर्न 400 रुपीज का प्रॉफिट। बताओ मेरे को कितने बच्चे एक्सपेक्टेड है? I want to earn 400 रुपीज का प्रॉफिट। जस्ट हैव अ लुक एट दिस डेटा एंड टेल मी कितने बच्चे मेरे पास आने चाहिए अगर मेरे को 400 रुपया कमाने का? 7। ओके, कैसे? तो काफी सिंपल है। इवन आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, ऐसा कुछ मैंने बोला था। देखो मैं आपको वापस फिर भी बता देता हूं अगर याद दिलाना हो तो। आई वुड से सर मेरे को बैंक अकाउंट में 400 रुपये कमाने का है। बैंक में अगर 400 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो बैंक में और रुपीज डिपॉजिट करना पड़ेगा 1000। क्यों सर? फिक्स कॉस्ट भी तो देना पड़ेगा। इट मीन्स मुझे कितना रुपया लाना पड़ेगा सर? 1400 रुपीज लाना पड़ेगा कॉन्ट्रीब्यूशन करके। आई वुड से दैट इफ आई वॉन्ट टू अर्न दिस मच प्रॉफिट आई विल इवन रिकवर फिक्स कॉस्ट ऑल्सो। तो आई विल रिकवर 1400 रुपीज फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। और एक बच्चा कितना देता है सर? 200 रुपीज देता है। इवन तो ही पेज 500 बट वी नो दैट कि 300 रुपए का बैग का खर्चा जाता है। एट द एंड वो 200 रुपया ही देता है। तो सर इतना रुपए लाने के लिए कितने बच्चे आने चाहिए करके। लेकिन मैंने बोला ये तो लॉजिकली बता दिया, तुमको लॉजिक भी दिमाग नहीं लगाने का है। फॉर्मूला कैसे आएगा सर? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये जो भी आंसर आया था आपने डिवाइड बाय 200 किया तो आपको 7 आंसर आया था। 7 आंसर क्या था? ये टोटल सेल्स था। 7 आंसर ये किस चीज का आंसर था? आपका टोटल सेल्स का आंसर था। 7 बच्चे, 7 में से 5 पे ब्रेक इवन होता है और जो 2 है वो आपके ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी करके। ओके, सो दिस वाज द होल डिस्कशन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। अभी इसके आगे क्या होगा? तो इसके आगे क्या होगा वो जरा देखना। अब अपन क्या करेंगे करके, अब मैं आपको ये बोलता हूं जो भी हम लोग करने वाले हैं। अभी हम लोग को आंसर रुपीज में निकालना है। अभी हम लोग ने आंसर यूनिट्स में निकाला, नाउ इन रुपीज, इन वैल्यू। ओके, काफी इजी है ये भी, सुनना जरा ध्यान से एकदम। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता है, तुम आंसर देना, ध्यान से आंसर देना अगेन। अभी मेरा क्वेश्चन अलग है। मैंने पहले क्या पूछा था मालूम है? अगर सर मुझे 400 रुपया कमाने का है प्रॉफिट, कितने स्टूडेंट्स आने चाहिए? दैट वाज माय क्वेश्चन। व्हेन आई से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है मैंने यूनिट्स में आपको पूछा है डेटा। ओके, अब मैं देखो क्या बोल रहा हूं। अब मैं ये बोल रहा हूं अगर मुझे 400 रुपये का प्रॉफिट कमाने का है तो मैं कितने स्टूडेंट्स आने चाहिए ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कितने रुपए का सेल्स होना चाहिए। देखते आप आंसर दे पाते हो कि नहीं। अगेन स्टिल इट इज इजी, मेरे को खाली आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने का है। इफ आई वांट टू अर्न 400 रुपए का प्रॉफिट, कितने रुपए का सेल्स होना चाहिए? सेल्स मतलब क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग पीएनएल ट्रेडिंग का। बताओ कितने रुपए का सेल्स होना चाहिए? 3,500. कोई एक जन एटलीस्ट मेरे को बताएगा व्हाट इज द प्रोसीजर दैट यू हैव फॉलोड करके, कोई एक जन। सर फॉर 1 स्टूडेंट सेल्स 500 है, तो फॉर 7 मतलब 400 का प्रॉफिट है। तो अभी हमने ये Exactly. 7 स्टूडेंट, तो 7 into 500 3,500। ओके फाइन। तो ये होने के बाद अब इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो दूसरे तरीके से कैसे आंसर आएगा? दैट इज ऑब्वियसली द राइट मेथड। वंस यू गेट आंसर इन यूनिट्स, इफ यू मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ऑब्वियसली वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अदर देन दैट अगर मुझे आंसर निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा वो देखना जरा। अदर देन दैट अगर मुझे आंसर निकालना पड़ेगा तो इन दिस केस व्हाट आई विल डू इज अंडरस्टैंड। लेट मी टेक एग्जाम्पल करके जो आपको समझ में आएगा। देखो
डिसीजन मेकिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये चीज चेक करना, देखना, मुझे बताओ ये 2500 है, अच्छा पहले थोड़ा सा यहाँ से ये कम कर देते, अच्छा सी अंडरस्टैंड, मैं बोलता है यहाँ पे ये सेल से 2500 और यहाँ पे ये प्रॉफिट है नल, यहाँ पे ये सेल से इतना, यहाँ पे प्रॉफिट है 600, यहाँ पे सेल से इतना, यहाँ पे प्रॉफिट है इतना. इफ आई वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेजेस, इफ आई वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेजेस, सर प्रॉफिट परसेंटेजेस कैसे आता है, तो काफी सिंपल है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इन 200 कभी निकाला रहेगा आपने, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इन 200 तो प्रॉफिट ऑन सेल्स आ जाएगा करके, लेट अस जस्ट कैलकुलेट. इधर आंसर क्या आएगा सर, नील आ जाएगा, बिकॉज नील डिवाइड बाय 2500 करके, तो नील आंसर आ जाएगा पहले वाले में. 5 बच्चे जब आते हैं, जब 3 बच्चे की अगर मैं बात करेगा तो मैं क्या बोलेगा सर ये 1500 है, तो चलो 3 का क्या है, खाली मैं 1 ही लेता हूँ, 8. आपको समझेगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. 8 बच्चों की बात करते हैं, अगर 8 बच्चे आते हैं तो मैं बोलेगा सर 400 रुपए का सेल्स है, 4000 का सेल्स है और 600 रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना परसेंट है, मैं क्या करेगा, आई वुड से दैट 600, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, 600 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100, प्रॉफिट इज 15%. निकाल भी सकते हो, सेल से 4000, 4000 का 15% निकालो, 600 आ जाएगा. और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है सर 0%. मेरा बोलने का मतलब देखो क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये सब करके, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, एक सुनना जरा ध्यान से. अगर मैं ये प्रॉफिट को मैं ये सेल से कनेक्ट करूं, जस्ट गिव मी वन आंसर, देखते आप सही बोलते हो कि नहीं. क्या प्रॉफिट परसेंटेजेस कांस्टेंट रहने वाला है, हमेशा सेम आने वाला है या हमेशा अलग अलग आने वाला है? आई विल रिपीट माई क्वेश्चन. मैं ये बोलता है मैंने यहाँ पे 5 बच्चों के लिए प्रॉफिट परसेंटेजेस निकाला तो नील आया करके, मैं अगर 8 बच्चों के निकाल रहा हूं तो 15% आ रहा है करके. सो क्या प्रॉफिट पर यहाँ पे भी तो फिर उतना प्रॉफिट होना चाहिए था ना. मैं बोलेगा 2500 तो इंटू 15% करके तो 375 का प्रॉफिट आना चाहिए. 2500 का अगर सेल्स है तो फिर प्रॉफिट कितना आना चाहिए सर इन दैट केस, 2500 का 15%, 375 का प्रॉफिट आना चाहिए, बट वैसा नहीं आ रहा है ना, अलग अलग आ रहा है. इट मीन्स मैं ये बोल रहा हूं प्रॉफिट परसेंटेजेस आपका अलग अलग आ रहा है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस परसेंटेजेस करके. आई वांट समथिंग विच इज कांस्टेंट, जो परसेंटेजेस कांस्टेंट होता है. और एक चीज, ये प्रॉफिट परसेंटेजेस सेम क्यों नहीं आ रहा, उसका भी रीजन है, बिकॉज ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है. जब तक जो जो चीज साथ में बढ़ता है ना तो कांस्टेंट रहता है परसेंटेजेस. अगर चीजें साथ में बढ़ती है तो सर यहाँ पे एक बीच में फिक्स कॉस्ट आ जाता है, और इसकी वजह से हो क्या जाता है, ये चीजें प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ती. कौन सा, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ता सेम रेशियो में, बिकॉज बीच में एक चीज कांस्टेंट आ जाती है करके. अच्छा चलो नहीं तो जाने दो, मैं एक चीज आपको और बोलता है जिससे आपको समझ में आएगा. मैं एक इजी क्वेश्चन पूछता है, मेरे को ये बताना, अगर बच्चा 500 रुपीज देता है तो मेरे बैंक में कितना जाता है, 200 रुपीज. कैन यू टेल मी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस कितना परसेंट मेरे बैंक में जाता है? एज एन व्हेन वन स्टूडेंट पेज मी 500, 200 रुपीज गोज इन माई बैंक अकाउंट, बोलो 40%, विच इज क्वाइट ईजी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि सर 500 के हिसाब से अगर 200 रुपया बैंक में जाता है सेल्स का कंट्रीब्यूशन, तो सर 100 रुपया मिलेगा तो मेरे बैंक में कितना जाएगा? या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो 200 into 100 डिवाइडेड बाई 500 करके. सो दैट इज 40%. व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये इंडिकेट करता है जब भी बच्चा मेरे को 100 रुपया देता है ना, मुझे पता चलता है उस 100 रुपए में से मेरे को कितना मिलने वाला है, खाली 40 मिलने वाला है करके. एंड दिस रेशियो इज नथिंग बट एक्चुअली अ पीवी रेशियो, जिसको बोलते हैं, आपने कभी सुना रहेगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. दैट इज द प्रॉफिट आई अर्न बिहाइंड वन स्टूडेंट. एज एन व्हेन वन स्टूडेंट पेज मी 100 रुपीज, आई नो दैट ही इज गोइंग टू गिव मी बेनिफिट ऑफ 40. So that is the volume of profit which I earn करके, okay, and not this करके, because it is not a constant profit, and because it is a marginal costing, that's why I considered only this cost for decision making, variable cost. अच्छा, marginal costing is nothing but variable cost करके. now अभी देखो मैं क्या बोलता है, let us do one thing and let us check whether ये 40% constant है कि नहीं करके, and you will understand it is constant. देखो कैसे, अगर मैं आपको ये बोलता है सर 1000 रुपया आपको मिलता है जब आपका 2500 का सेल होता है तो कंट्रीब्यूशन 1000 आता है. अगेन यू कैलकुलेट पीवी रेशियो, देखो कितना आता है, तो आई वुड से सर 1000 डिवाइडेड बाई 2500. आई होप यू अंडरस्टैंड. 1000 डिवाइड बाई 2500, चलो करके देखते हैं. 1000 डिवाइड बाई 2500 इंटू 100, या तो लेटर से 40% आ गया. चलो अप्लाई करके देखते, इधर भी 40% अप्लाई करो, इधर भी 40% अप्लाई करो, इधर भी 40% अप्लाई करो, एंड लेट अस चेक कि ये कंट्रीब्यूशन उसका वो बराबर आता है कि नहीं कैलकुलेशन. सो लेट मी ट्राई. 2500 का 40% एग्जैक्टली सर इट इज 1000. लेट अस गो फॉर अनदर. 1500 का 40%, इफ आई टेल यू 1500 का 40%, स्टिल सर दैट इज ऑल्सो अगेन 600. सो कंट्रीब्यूशन बराबर आता है.
4,000 का भी 40%, 4,000 का 40%, स्टिल इट इज 1,600. ओके, तो सर ये मैच होता है, ये वाला पार्ट मैच हो जाता है. क्यों मैच होता है मालूम है क्या? अगर आप इधर मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हो तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है. एक सेकेंड ना. अच्छा, तो देखो मैं क्या बोलता है, इधर आपने मल्टीप्लाई बाय 5 किया, इधर भी किया, इधर भी किया, तो सारी चीजें एक प्रोपोर्शन में बढ़ी है, तो ऑब्वियसली रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, बिकॉज जितने से ये बढ़ेगा उतने से ये बढ़ेगा, तो ये दोनों का रेशियो तो सेम ही रहेगा जो रहना चाहिए था करके. एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनेटली करके. नाउ अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता है, अभी एक इजी क्वेश्चन पूछता है, मेरे को बताना. अगर मैं एक पेन बनाता है, एकदम इजी क्वेश्चन है, जिसका सेलिंग प्राइस 10 रुपीज है, मैं पेन 10 रुपए में बेचेगा, जिसको बनाने के लिए मटेरियल प्लस लेबर वगैरह मिला के कुछ वेरिएबल कॉस्ट ना 6 रुपी, लेट अस से 6 नहीं 7 रुपीज का लगता है, तो 3 रुपया मेरे अकाउंट में जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन का. अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन, मेरे को बताना आपका कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो या तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना रहेगा. कैन समवन टेल मी व्हाट इज योर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो? 30%, which is quite easy. Exactly. Now if I ask you, instead of 1 pen, let us say there is a demand for 15 pens, मैं 15 पेन बेचता है, तो मेरे को बताओ इन दिस केस रेशियो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा. एग्जैक्टली. आई होप यू अंडरस्टैंड वाई. बिकॉज देखो आप ट्राई भी कर सकते हो, ये इंटू 15 होगा, ये इंटू 15 होगा, ये इंटू 15 होगा, तो एवरीथिंग विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीवी रेशियो सेम रहता है, क्वांटिटी के बढ़ने से उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो इट इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग. सर कैसे यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग? नाउ अंडरस्टैंड दिस. अगर अभी मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, लेकिन मुझे आंसर यूनिट्स में नहीं चाहिए और मुझे वैल्यू में चाहिए, और मैं वो वाला मेथड यूज नहीं करेगा यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस वगैरह वैसा, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया रहेगा कुछ चीजों का, तो तब क्या करोगे? तो मेरे को डायरेक्टली वैल्यू में ही आंसर चाहिए. तो देखो मैं क्या करेगा, एकदम सिंपल है. आई वुड से सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट contribution, then subtraction of fixed cost, I would get profit. I would say सर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है प्रॉफिट नील कमाने का. इसका मतलब सर 1000 का फिक्स कॉस्ट है तो 1000 का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और मुझे ये पता है ये फिक्स कॉस्ट 1000 है, ये ऊपर से आया करके. इट इज नॉट assumption, it is already written in example. Now I would say that as and when student pays me 100 rupees, what goes in my bank account is 40. तो I hope you understand this indicates कि मेरे बैंक में ये जो 1000 है 40% को इंडिकेट कर रहा है. तो अगर 40 रुपीज कमाने के लिए 100 रुपीज का सेल्स करना पड़ता है, मैं रुपीज की बात करता हूं, 40 रुपए कमाने के लिए 100 का सेल करना पड़ता है, तो सर 1000 कमाने के लिए कितने का सेल करना पड़ेगा? व्हाट यू कैन डू इज 1000 into 100 divided by 40. What you can do is 1000 divided by 100, into 100 divided by 40, then you will get answer, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने, then you get answer of 2500 करके. अदर वे राउंड में कुछ और भी कर सकता था. क्या सर? ये जो वैल्यू है ना 1000 वाला, ये किसको इंडिकेट करता है? 40% को इंडिकेट करता है. डिवाइड बाय 40% कर दो, ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 40 होगा, और ये परसेंटेज का मतलब ये 100 होता है, तो वो इंटू 100 हो जाएगा करके. ये इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40 और इंटू 100 हो जाता है. जब भी आप परसेंटेजेस का प्रेस करते हो ना, परसेंटेजेस का मतलब होता है 100. एक बार कैलसी पे ट्राई करके देखो, 1000 डिवाइड बाय 40%, 1000 डिवाइड बाय 40%, यू विल गेट योर आंसर. एग्जैक्टली. तो आपने क्या किया? किसी को बीच में अगर लगता है कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझा, यू कैन जस्ट टेल मी सर प्लीज रिपीट दिस पार्ट करके, विदाउट एनी हेसिटेशन, डोंट वरी अबाउट इट. ओके. नाउ अभी मैं आपको फॉर्मूला बोलूं तो देखो समझ में आता है. तो फिक्स कॉस्ट, हालांकि आपको पता है मैं बस हर एक चीज का आपको लॉजिक देने का ट्राई कर रहा है, ऐसा और कुछ नया नहीं ट्राई कर रहा है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द लॉजिक. प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, अंडरस्टैंड कैसे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, बिकॉज इट इज निल. तो आप फिक्स कॉस्ट बोलो या कंट्रीब्यूशन बोलो, बात एक ही है, दोनों सेम रहेगा. तो मैंने वो लिख दिया. और ये किसको इंडिकेट करता है? 40% को. मेरे को 100% पे पहुंचना है, तो डिवाइड बाय 40% कर दिया करके. ओके. सो आई होप यू गॉट दैट पॉइंट. और वो 2500 अपना आंसर भी आ गया था करके. अच्छा, सो यू गॉट द पॉइंट. नाउ अभी मैं अलग से कुछ एक क्वेश्चन पूछता है, प्लीज मेरे को ध्यान से आंसर देना. अभी मैं टोटल सेल्स की बात कर रहा है. जस्ट गिव मी द आंसर. ओके. अगेन क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, और मेरे को ये यूनिट्स वाले से आंसर नहीं चाहिए. इससे भी आंसर आ ही सकता है, बट मेरे को वैसा नहीं चाहिए कि यूनिट में आंसर निकाला फिर इनटू सेलिंग प्राइस किया. आई डोंट वांट दैट आंसर. मेरे को डायरेक्टली आंसर चाहिए पीवी रेशियो वाला चीज यूज करके. ओके. अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, काफी इजी है. मेरे को बिजनेस करने का है क्लासेस का, और मेरे को है ना प्रॉफिट कमाने का है 5000 रुपीज का. थोड़ा सा मैंने जानबूझ के बड़ा वैल्यू लिया है, जिससे मेरे को देखना है तुम सोच पाते हो कि नहीं. अगर मैं ये बोलता है मेरे को 5000 का सेल्स करना है, एक बार मैं खाली क्रॉस चेक कर लेता हूं.
अच्छा, मैं बोलता हूँ मेरे को अगर 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमाने का है, अगर आई वॉन्ट टू अर्न 5,000 का प्रॉफिट, आई विल राइट थोड़ा सा नीटली, आई वॉन्ट टू अर्न 5,000 का प्रॉफिट, आई वॉन्ट टू नो कितने रुपए का सेल होना चाहिए, सेल्स की बात कर रहा है। अगर मेरे को इतने का ये कमाने का है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट वुड बी माई सेल्स करके क्वेश्चन मार्क। बताओ 5,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने का सेल होना चाहिए। मैंने फिक्स कॉस्ट वगैरह डेटा आपके पास है, ऊपर वाला यही वाला डेटा है, 1,000 है, इतना तो अपने को याद ही है करके। स्टिल अगर तुमको ऐसा लगता है कि इतना याद नहीं होता तो तुम्हारे लिए उतना कन्वीनियंट अपन कर सकते हैं। चलो डेटा इधर है आपके सामने, बताओ आपके पास डेटा है, मेरे को बस ये बताओ टू अर्न 5,000 का प्रॉफिट कितने रुपये का सेल होना चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, आई एम आस्किंग इन टर्म्स ऑफ रुपीज। जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं आपका खाली बेस क्लियर कर रहा हूं कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में विदाउट फॉर्मूला भी कैसे आएगा सारे आंसर। सोचो, प्लीज ट्राई। चलो शायद आई नीड टू एक्सप्लेन बिट ऑन दिस देन, दिस इंडिकेट्स मतलब अकॉर्डिंगली आई कैन टेक द एक्शन। इसलिए मैं हमेशा आपको पूछता हूं सो दैट आई हैव अ क्लैरिटी कि भाई कुछ समझा कि नहीं समझा, या फिर थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की बात है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, सेम स्टोरी। सर अगर मुझे 5,000 का प्रॉफिट कमाने का है, ध्यान से सुनना भी, चलो तुम स्टेप बाय स्टेप आंसर दोगे। मुझे बताओ 1,000 का प्रॉफिट मुझको पे कमाने का है, लेकिन प्रॉफिट कब कमाओगे? फिक्स कॉस्ट पे करने के बाद। फिक्स कॉस्ट 1,000 है। मुझे बताओ मेरे बैंक अकाउंट में कितना जमा होना चाहिए, इतना तो बोलो एटलीस्ट। हाँ 6,000 एग्जैक्टली। आई कैन से आई नीड 6,000 इन माई बैंक अकाउंट सर। कैसे? बिकॉज 6,000 आएगा तभी तो 1,000 का फिक्स कॉस्ट पे होगा, और तब जाके मेरे पास 5,000 बचेगा विच इज लेफ्ट ओवर, विच इज नथिंग बट माई प्रॉफिट करके। ओके नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट आई हैव वन रेशियो। आइदर आई कैन से सर मैं 500 कमाता है तो मेरे बैंक में 200 रुपया जाता है, या तो मैं ऐसा भी बोल सकता है कि सर अगर मैं 100 रुपया कमाता है तो मेरे बैंक में 40 रुपया जाता है। वो सेम ही रेशियो है करके, वो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। और आई कैन से दैट अंडरस्टैंड दिस इंडिकेट्स 40%। देखो बच्चा मेरे को 100 रुपया देगा ना तो मेरे बैंक में 40 रुपया जाएगा। तो बच्चा मेरे को अगर 100 रुपया देगा तो मेरे बैंक में 40 रुपया जाएगा। मेरे को बैंक में 40 रुपया नहीं चाहिए, आई नीड 6,000 इन माई बैंक अकाउंट। तो अगर मेरे को 6,000 कमाने का है, कैन यू टेल मी सेल्स कितना रहेगा एटलीस्ट अभी एटलीस्ट कैन यू जस्ट टेल मी? 15,000। एग्जैक्टली 15,000। व्हाट वी डिड इज मैंने आपको क्या पूछा था? मैंने आपको पूछा था टोटल सेल्स पूछा था। ओके आपने टोटल सेल्स के लिए क्या किया? हम लोग ने पहले दो चीजों को ऐड किया, किसको? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को ऐड किया। तो आपको समझ में आता है ये चीज इधर वापस आएगा फॉर्मूला में, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और मैंने आपको पूछा क्या था? आई विल जस्ट रिमाइंड, आई आस्क्ड यू टोटल सेल्स दैट टू इन वैल्यू करके। ये दो रिक्वायरमेंट थे मेरे, टोटल सेल्स इन वैल्यू करके। तो व्हाट आई वुड से सर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो आंसर आएगा वो ये इंडिकेट करेगा। वो क्या इंडिकेट करेगा? वो ये इंडिकेट करेगा इतना रुपया मुझे कमाने का है, और ये कमाने का है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? 40% को, और मेरे को 100% पे पहुंचना है। ये मेरे को मिलेगा तो बच्चे से कितना मिलना रिकवर करना चाहिए मुझे? 40 मेरे जेब में आता है तो 100 रुपया मेरे को बच्चे से रिकवर करना है। सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट आपका 40% वाला वैल्यू, इसको मेरे को 100 पे पहुंचाना है। और 100 पे पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 40% करना पड़ेगा, दैट इज डिवाइड बाय पीवी रेशियो करना पड़ेगा, जो मेरा रेशियो है करके। आई होप फाइनली यू गॉट द पॉइंट करके कि ये क्या सीन है करके। अगर मैं आपको सिंपल बोलूं तो आपको समझ में आता है। अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, अभी इधर फॉर्मूला में बनाने का भी कोशिश करूं तो आपको समझ में आना चाहिए दैट वुड बी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। चलो इसका फिर भी मैं एक लॉजिक दे ही देता हूं तुम लोगों को, अगर मैं देना हो तो लॉजिक दे देता हूं। सुनो, ऑल सेड एंड डन, इसको यहां से हटा देते हैं। See, I will always ask you question जिससे मुझे पता चलेगा कि अपने को और कितना डिटेल में समझना है या नहीं समझना है। ओके सो डू नॉट वरी अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू आंसर, दैट्स इट। ओके सो कुछ डेटा अभी जो मैं पूछता है वो जरा ध्यान से सुनना। आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, I am not asking you for total sales. Okay, now what I am asking you for margin of safety. And what is the meaning of margin of safety? Margin of safety मतलब break even के ऊपर कितना additional sales होगा, that is sales over and above break even point is known as margin of safety. Okay, now again the question is there for you, sir. Profit अगर मुझे लेट अस से 800 रुपये का कमाने का है, अगर मुझे प्रॉफिट 800, या तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी करता हूँ समझाने के लिए तुम लोगों को।
प्रॉफिट है ना, एक सेकेंड, दिस इज दिस, ओके, इफ आई वांट टू अर्न 3000 का प्रॉफिट, आई जस्ट वांट टू नो, एक सेकेंड, पहले वो होता भी है कि नहीं होता, होता है। इफ आई वांट टू अर्न 3000 का प्रॉफिट, कैन यू जस्ट टेल मी कितने रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है सेल्स ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट करके 7500। Why what you will say कि सर फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर्ड है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो फिक्स कॉस्ट तो वो उसके नीचे आ गया आपका, ब्रेक इवन के नीचे, सी ओवर हियर हम यहाँ पे खाली जो भी कमाएंगे वो प्रॉफिट रह जाएगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पे पे हो जाएगा, तो मैं उसके ओवर एंड अबव की बात कर रहा हूँ। सो देयर इज नो नीड टू पे दिस, आई कैन से दिस इज 3000 एंड डिवाइड बाय 40%, विच इज नथिंग बट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 40%, देखो वही हो रहा है, तो मैंने वो लिख दिया प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करके। नाउ ऑल सेड एंड डन, ऑल सेड एंड डन, अपने को किधर भी ऐसा लग रहा है कि सर कुछ समझा नहीं, तो अभी उनके लिए जिनको लॉजिक से ज्यादा याद करने पे ज्यादा भरोसा होता है, मेरा टेक्निक ऐसा होता है कि लॉजिकली भी समझा देने का, बट क्या है ना, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अपने पास उतना टाइम नहीं होता कि हम लोग हमेशा लॉजिक ही लगाए, लॉजिक इज अ बैकअप, बट इन एग्जामिनेशन जस्ट टू बाय हार्ट एवरीथिंग क्विकली, आई वुड से अभी याद कैसे रखने का, अब जो मैं बोलता है ना ये याद रखने का है, नेक्स्ट लेक्चर में हर एक को पूछा जाएगा इंडिविजुअली, ओके, तो वो ध्यान देना जरा। एक इक्वेशन आपको बाय हार्ट करना है, ये बहुत काम आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स। हाँ सर याद हो गया, टोटल सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड करने का, एक जहां पे फिक्स कॉस्ट रिकवर किया जाता है, एक जहां पे प्रॉफिट अर्न किया जाता है, ओके। नाउ देन जब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में जब भी कुछ भी पूछा रहेगा, अगर क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, दिमाग में सीधा लाने का फिक्स कॉस्ट, क्वेश्चन में जब भी एक सेकेंड जरा ये फाइन, ओके। नाउ सुनना, मैं ये बोलता है कि जब भी ब्रेक इवन पॉइंट आएगा ना, तो दिमाग में फिक्स कॉस्ट लाने का, जब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा दिमाग में क्या लाने का, प्रॉफिट लाने का करके, प्लीज रिमेंबर दिस। जब भी ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा दिमाग में ये लाने का फिक्स कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे वी अर्न प्रॉफिट, एंड टोटल सेल्स का मतलब दोनों का एडिशन है ना, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लाने का, ये न्यूमरेटर में लिख ही देने का, मैं अभी फॉर्मूला बाय हार्ट कराने की बात कर रहा हूं। देन यू नीड टू आस्क वन क्वेश्चन टू योरसेल्फ, दे हैव आस्क्ड अस फॉर दिस दिस और दिस, वो फिक्स हो गया। अभी उन्होंने आंसर यूनिट्स में पूछा है, ये पूछने का खुद से, या फिर उन्होंने आंसर वैल्यू में पूछा है, दैट शुड बी योर क्वेश्चन टू योरसेल्फ। और अगर आपको आंसर ये आता है कि सर उन्होंने आंसर यूनिट्स में पूछा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड का साइन, ये डिवीजन का, ये डिवीजन होने के बाद डिवाइड बाय क्या करने का, अगर आंसर यूनिट्स में है ना तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर ब्रेक इवन का है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देखो ये आ गया, ये वाला चीज। आई होप यू गॉट दिस। नाउ अगर उन्होंने आंसर इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दे आर इंस्टेड ऑफ यूनिट्स दे आर आस्किंग फॉर वैल्यू, आंसर उन्होंने वैल्यू में पूछा है, तो डिवाइड बाय क्या कर दो, पीवी रेशियो कर दो, तो देखो वही हो गया। ये न्यूमरेटर एक फिक्स है, ऊपर भी और इधर भी, खाली वो जो डिवाइड होता है ना उसमें आपका यूनिट्स के लिए ये होता है और इसके लिए ये होता है करके, सो दिस इज अ समराइज थिंग करके, वेयर आई कैन से नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट कि ये क्या है करके, एक चीज क्लियर है सर इधर फाइनली, ओके। नाउ अभी अपने को क्या करना है, तो अभी अपने को एक काम करने का है, पीवी रेशियो कैसे आता है, सो अपना नेक्स्ट हेडिंग रहेगा, अच्छा एक चीज यहां पे मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर्स, अच्छा आई एम जस्ट आस्किंग यू बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया वेदर यू हैव रिटन दिस और नॉट, ये एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, दिस एग्जाम्पल फॉर was there for your understanding, मेरे को इससे खाली कंक्लूजन ये ड्रॉ करने का था, ये जो भी आपको दिख रहा है ना, आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉ दिस कंक्लूजन। अच्छा तो समझना अब मैं आपको क्या बोलता है, आई होप यू गॉट दिस। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछता है वो जरा ध्यान से बताना, क्या आपने ये एग्जाम्पल लिखा है कि मतलब सॉरी एग्जाम्पल छोड़ो, वो तो लिखना भी नहीं है, ये चीज लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर ये नहीं लिखा है तो मैं आपको अच्छे से डिक्टेट करके सारी चीजें लिखाऊंगा, फिर ये लिखना है करके, कैन जस्ट समवन टेल मी वेदर यू हैव रिटन दिस और नॉट, वी आर गोइंग टू राइट दिस, नहीं लिखा है एग्जैक्टली, तो मैंने बोला भी था मत लिखो करके, तो अभी चलो अभी हम लोग एक एक करके वो लिखना शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट राइटिंग वन बाय वन। सो चलो यहां से शुरू करते हैं, चलो अभी पहला पॉइंट अपन ने मार्जिनल कॉस्टिंग करके हेडिंग दे दिया है, ठीक है। अच्छा अभी इसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा सर मालूम है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है करके, सबसे पहले अच्छा तो इसमें लिखना फटाफट मेरे साथ, इट इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर
डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन लेने के लिए यूज होता है। अभी तक आपको इतना नहीं, थोड़ा तो डिसीजन मैंने बता दिया कि ब्रेक इवन कब करना है, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितने बच्चे को लाना है वगैरह, ये तो बेसिक डिसीजन थे। बड़े बड़े डिसीजन आगे आने वाले हैं करके कि कंपनी को चालू भी रखना है, बंद रखना है, क्या भी जो भी है। अभी तक हम लोग ने ये सीख लिया, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इट इज अ फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग में अच्छा ठीक है, सेकंड में अभी ये लिखना इनकम स्टेटमेंट करके, एक वर्ड लिख देना इनकम स्टेटमेंट। प्लीज राइट विथ मी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में देखो ऐसा फॉर्मेट हम लोग बहुत बार बनाएंगे, तो मैं अभी से आपको वो बता देता हूं। पर्टिकुलर्स, देन यू कैन से पर यूनिट, टोटल। यहाँ पे आपका आ जाएगा सेल्स, देन आई वुड से वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग ऐसा स्टेटमेंट बनाएंगे, हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा, बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। देन यू वुड से इसको जो आंसर आएगा उसको कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, विच वी नो। देन यू विल सब्सट्रैक्ट फिक्स्ड कॉस्ट एंड यू विल गेट प्रॉफिट। अगर आंसर माइनस में है तो लॉस। ओके, सो यहां पर अगर मेरे को वैल्यूज लिखनी है तो वैल्यूज इधर इधर ही लिखने का, इधर 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 इधर। मतलब प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। इधर क्यों नहीं लिखने का, बिकॉज कभी भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में नहीं होता करके। ओके, जो पर यूनिट में होता है उसको ऑब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं, लेकिन अभी उसका डिस्कशन बाकी है तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा उसके बारे में। दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट। हर क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अपन ये लिखने वाले, ये वाला स्टेटमेंट, और इधर वैल्यूज आ जाएंगी क्वेश्चन में से। ओके, नाउ आफ्टर दैट ये स्टेटमेंट में अभी मैं क्या करेगा, अभी पहले मैंने आपको ये बताया कि इट इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। नाउ अगर एक चीज नोट में लिखना है तो वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, मतलब ये वाला, ये कॉस्ट का अगर एक नोट चलो लिखे देते ना, नोट, लेट्स राइट वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। हमने वही तो किया है, मार्जिनल कॉस्ट को अलग कर दिया तो बचा हुआ क्या हो गया सर, फिक्स्ड हो गया। ओके फाइन, हैविंग डन दिस, इतना लिखने के बाद ये था सीरियल नंबर 2 जहां पे इनकम स्टेटमेंट लिखा, कुछ बेसिक चीजें वी आर राइटिंग। नाउ अगर मैं बात करता है थर्ड वाले की, तो थर्ड वाला क्या है सर, तो थर्ड वाला है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। प्लीज राइट ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम लोग पॉपुलरली शॉर्टकट में हमेशा बीईपी बोलते हैं करके। एकदम कट शॉर्ट बोलेंगे तो सीधा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन आएगी, इनसे ना प्रॉफिट कमाते ना लॉस कमाते करके निल आंसर रहता है वहां पे। एट दिस पॉइंट contribution is equal to fixed cost। समझ में आता है, तभी तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा करके। सो एट दिस पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट करके। ओके सर, तो इतना ही काफी था। इसका फॉर्मूलाज हम लोग को सीधा एक टेबल ही कॉपी करने वाले हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट आफ्टर दिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे MOS करके।
इसमें अगर हमें लिखना हो तो यू विल राइट सेल्स ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये आपको समझ में आता है, जब मेरे पास 8 बच्चे आए थे तो 5 पे ब्रेक इवन था, तो 3 ऊपर जो था वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, वैसा ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, एट दिस पॉइंट I can say that contribution is equal to profit। जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है वही प्रॉफिट है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी पेड है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जब भी ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाएगा आपके दिमाग में फिक्स कॉस्ट आना चाहिए, जब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला जाएगा आपके दिमाग में प्रॉफिट आना चाहिए करके। ओके, नाउ sales over and above break even point, at this point contribution I can say contribution is equal to profit करके। okay, then I would say total sales। अगर हम टोटल सेल्स की बात करेंगे तो खाली एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा अपने को, टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड एट दिस पॉइंट, ये कहीं पे थ्योरी आपको आने नहीं वाला, ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ऐसा बस पढ़ के एक बार छोड़ देने का कि हाँ ऐसा कुछ बताया था करके, वैसा ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला ये थ्योरी। एट दिस पॉइंट कंट्रीब्यूशन is equal to fixed cost plus profit। अपन टोटल सेल्स की बात करेंगे। Fair enough. So 5 points we have written. Now what can we write further? So I can say that in this case now the sixth will be अगर मैं आपको लिखाऊं, एक चीज लिखना यहाँ पर, चलो ये लिखो, मैंने समझाया नहीं है, थोड़ा सा समझाया है पहले। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विच इज ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब मार्जिन का मतलब आपका सेल्स से कनेक्शन है कि कंट्रीब्यूशन का मार्जिन सेल्स के साथ कितना है करके, वैसा। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्टकट में पीवी रेशियो बोलेंगे। ओके, इसमें लिखेंगे हम लोग, इट इंडिकेट्स तो मैं ये लिख रहा था, इट इंडिकेट्स relationship between contribution and sales। अच्छा, so because there is अच्छा, देन अगर मैं इधर लिखूँ आगे, इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, फॉर्मूला। अगर अपन बात करता है फॉर्मूले की, इधर सिर्फ फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फॉर्मूला में 2 केसेस है। कौन से 2 केसेस है सर? तो एक केस देखो ये है, if data is given, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, डेटा इज गिवन, फिर मैं इधर से 2 पार्ट्स करता हूँ। फॉर 1 पीरियड, किसी एक ही पीरियड का डेटा है, और फॉर 2 पीरियड्स, ड्यूरेशन है वो 2 साल का डेटा है। यहाँ पे 2 साल का डेटा है मान लो,
और यहाँ पे अगर 1 साल का डेटा है करके, अगर डेटा 1 साल का है ना तो पीवी रेशियो का अपना फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल है सर फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है करके, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला। सर व्हाट इज द फॉर्मूला ओवर हियर, मैं बता देता हूँ, लिखना, मेरे को पूछना मत क्यों, थोड़ा पेशेंस रखना है इसके लिए, ओके। तो मैं बस लिख रहा हूं, तुम भी मेरे साथ लिखो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। आपने पढ़ा भी है लेकिन मैं आपको लॉजिक के साथ समझाएगा कि इसको ऐसा ही फॉर्मूला क्यों है, मतलब हम लोग पहले विदाउट ये फॉर्मूला आंसर निकालेंगे, फिर मैं आपको ऐसे बताएगा करके कि ऐसा क्यों है करके। बट एज ऑफ नाउ आई विल से हैव सम पेशेंस फॉर दिस करके, बिकॉज ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाएगा। अभी अननेसेसरली सारी चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करते, पहले हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर मैं 2 साल वाले डेटा पे आएगा करके। सो एज ऑफ नाउ हमने खाली लिखा हुआ है, समझा नहीं है करके, ओके फाइन। तो 6 पॉइंट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पे था, अभी 7th पॉइंट अदर फॉर्मूलाज। तो अदर फॉर्मूले बोलो या तो फॉर्मूलाज जो भी है तो बोलेंगे, तो सर अदर फॉर्मूलाज क्या रहेंगे, तो इट इज प्रेफरेबल अगर आप ये टेबल बना दो करके, मैं यहां से वहां पे लेके जाता हूं ये वाले टेबल को आपके लिए। अच्छा, सो इट इज प्रेफरेबल इफ यू कॉपी दिस करके, ओके। अगेन आई थिंक इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, मतलब एज सच देयर इज नो डिफिकल्टी कि किस चीज को, चलो फिर भी मैं टेबल को बना ही दूं, 2 मिनट लगेगा मेरे को और क्या। So you can prepare this करके, okay? So please just do this. These are sales, जिसका मतलब समझा है। क्वेश्चन या तो पूछेगा यूनिट्स में आंसर निकालो या तो आंसर वैल्यू में निकालो करके, वैसा है। व्हाट इज पीवी रेशियो, तो उसका ऊपर फॉर्मूला लिखा दिया है मैंने, यू जस्ट राइट दिस मच। लिखाने के लिए तो बहुत सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन बस इतना करने से भी आपका काम हो जाएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, आपको अंडरस्टैंड होएगा। देयर आर n नंबर ऑफ फॉर्मूलाज, बट इसी से सारे बनते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर से। एंड हर एक क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला भी सॉल्व होता है, बट एज ऑफ नाउ प्लीज राइट दिस मच। This line is same, this line is same, if you understand. With this, कैन वी प्रोसीड विद क्वेश्चंस। एक बार बस लिख के होएगा तो एटलीस्ट जस्ट समवन टेल मी, बिकॉज हाँ हुआ। Yes, sir. ओके फाइन, किसी का बाकी, ओके फाइन, किसी का बाकी है तो समवन कैन टेल मी कि बाकी है करके, अदरवाइज नाउ एवरीवन हैज सेड यस ओनली, बट ठीक है। तो फेयर इनफ, सो दिस इज डन, नाउ वी कैन गो फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके।